फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के, वो भी भारत की नदियाँ। तो फ्रेंड्स, जैसे बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, तो समझ लेते हैं कि कौन सी नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है। फ्रेंड्स, जीके में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ वीडियो के अंत में। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले एस्चुरी या फिर ज्वरनदमुखी। ठीक है, तो एस्चुरी में जैसे देखेंगे सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है। ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, कई पहाड़ियों से, अलग अलग पहाड़ियों से ये देखिए आपको नदियां आती हुई दिख रही हैं और एक ही जगह आकर मिल जाती हैं। ये फ्रेंड्स कहलाता है नदी तंत्र। क्या कहलाता है? नदी तंत्र। जैसे बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी अर्थात ज्वरनदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में से कुछ नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अब डेल्टा की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? डेल्टा की। तो नदी जहां महासागर से मिलती हैं उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिट्टी के अंदर कई धाराएं दिख रही होंगी। ठीक है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्षेत्र बन जाता है जो डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ से जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इसलिए वो मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, जैसे आप देख लो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि जो नदियां ऐसी होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियां फ्रेंड्स प्रमुख हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, डेल्टा का निर्माण पानी के बहाव से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम अपवाह तंत्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र क्या होता है उसे समझ लीजिए। अपवाह तंत्र शब्द ही क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा अर्थात मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का अपवाह तंत्र जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, और इसी में फ्रेंड्स तीन तंत्र निकल के आते हैं। ठीक है, तो आइए उन तंत्रों की बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र जो है आपका यहाँ पर देखिए नक्शे में आपको दिख रहा होगा, पूरा इतने ही में ही फैला हुआ है। ठीक है, यहीं से निर्माण होता है और उसके बाद अरब सागर या बंगाल खाड़ी में जहाँ जिस नदी को गिरना होता है वो गिर जाती है। तो अरब सागर में मिलती हैं ये नदियाँ। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपकी सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर या पंजाब। जैसे अगर पंजाब की बात करें फ्रेंड्स, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर 5 नदियों का एक बहुत ही उच्चतम स्तर है। कौन कौन सी? जैसे झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी। ठीक है फ्रेंड्स, झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 5 नदियाँ आपको दिख रही होंगी, दिख रही है ना? तो ये 5 नदियाँ जो है आपके जम्मू कश्मीर से ही मानसरोवर से इनका वो होता है उद्गम। तो देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं, चलिए तो देखिए बात कर रहे थे सिंधु नदी की सबसे पहले। ठीक है, सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, कितने देशों से? 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से? एक तो फ्रेंड्स चीन है, दूसरा भारत है और तीसरा जो है आपका पाकिस्तान है। ठीक है, देखिए चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। किसका फ्रेंड? तो सिंधु नदी का। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है और बहती हुई ये नदी गिलगिल से होते हुए दर्दिस्तान के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रवेश कहाँ से करती है? तो लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और आगे बहती हुई नदी गिलगिल से होते हुए दर्दिस्तान पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और कराची के पूर्व से होते हुए ये फ्रेंड्स कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर में ये गिर जाती है। तो फ्रेंड्स इतनी बात आपको पूरी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ बात करेंगे सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको चिनाव नदी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाव नदी है। ठीक है, इसका उद्गम जो होता है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा नदी से होता है।
चंद्र और भागा नदी से होता है। ठीक है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन करता है चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो वो फ्रेंड्स चिनाब नदी है। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स झेलम नदी की। किसकी बात करेंगे? झेलम नदी की। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछता है झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, तो कश्मीर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता है। ठीक है, यह नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो झेलम जो है चिनाब में मिलती है, वो भी कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान के झंग के निकट मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे। बात करेंगे फ्रेंड्स रावी की। किसकी बात करेंगे? रावी नदी की। तो देखिए यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग, फ्रेंड्स ये झंग है, ठीक है ना, जंग लिख गया है, झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। तो रावी भी फ्रेंड्स जो है चिनाब में मिलती है, वो भी पाकिस्तान के झंग के निकट ही मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये निकलती कहाँ से, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, फिर बात करेंगे फ्रेंड्स अगली नदी की, जो है आपकी सतलज नदी। ठीक है, यह नदी तिब्बत के राकसताल या कहीं कहीं राक्षसताल भी लिखा हुआ है। ठीक है, राकसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, देखिए अब एक बात यहाँ पर गौर करनी है फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर आपको गौर करनी है। क्या गौर करनी है? यहाँ पर मैंने आपको बताया तिब्बत के राकसताल या राक्षसताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बराबर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में घुस जाती है। ठीक है, और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। देखिए बात करें अगर चिनाब नदी की, तो चिनाब में मिलने से पहले इससे व्यास नदी आकर और मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम व्यास नदी की। किसकी बात करेंगे? व्यास नदी की। तो देखिए यह नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिकेन में सतलज नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स बस इतने ही क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ से निकली, कहाँ मिली, कहाँ बही। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिकेन में सतलज नदी से मिल जाती है। देखिए हरिकेन क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, कहाँ से फ्रेंड्स? तो हरिकेन क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की। ठीक है, देखिए वहीं से क्या होता है, देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है फ्रेंड्स। कितनी है? तो 470 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 470 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए बात करेंगे तो पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब में मिलती है, तब इससे पंचनद नदी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी का निर्माण होता है? पंचनद, अर्थात सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक पांचों नदियां एक साथ होकर आगे बहती हैं। ठीक है, पंजाब क्या है, पंजाब मैंने बताया आपको, पीछे बताया था कि जो पंजाब को पंजाब बोलते हैं वो सिंधु, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब के वजह से। तो फ्रेंड्स ये कितनी दूर तक पंचनद का निर्माण करती हैं? तो 45 किलोमीटर तक ये साथ में बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स अब आगे बात करेंगे हम सिंधु जल समझौते की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सिंधु जल समझौते की। तो देखिए पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। ठीक है, कहने का मतलब है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां, कौन कौन सी? व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, फ्रेंड्स चिनाब है, ठीक है, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आपसे पूछ सकता है कि इसका बंटवारा कब हुआ, तो 1960 ईस्वी में हुआ। कौन सी नदी किसे मिली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम गंगा नदी तंत्र की। किसकी बात करेंगे? गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की बात करने से पहले फ्रेंड्स एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उसमें आप देखिएगा थोड़ा सा। देखिएगा फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर इस डायग्राम में आप देखिएगा,
ये है गंगा नदी तंत्र, पूरा फ्रेंड्स डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स गंगा नदी कैसे निकलती है, इसमें कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहते हुए इधर आ जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स भागीरथी नाम के उससे निकलती है, किस नाम से निकलती है, भागीरथी नाम से। ठीक है, और फ्रेंड्स एक स्थान जहाँ पर अलकनंदा नदी इससे आकर मिलती है, वो स्थान फ्रेंड्स क्या कहलाया, देवप्रयाग कहलाया। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो ये चलते, अगर अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड्स ये सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, सतोपंथ से। और फ्रेंड्स ये आगे आके गंगा नदी जो मुख्य रूप से आती है वो फ्रेंड्स हरिद्वार में कहलाई जाती है। ठीक है, जब इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक छोटे से वीडियो मैंने अलकनंदा का बहुत ही अच्छी प्रकार से डिस्कशन किया है, तो वो उसका जो वीडियो है आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग जैसे आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सारे प्रयाग उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। तो देखिए ये यहाँ पर मुख्य रूप से गंगा नदी का निर्माण होता है, कहाँ पे, हरिद्वार में। अब फ्रेंड्स ये आगे गंगा जब बहती हुई कहाँ जाती है, कन्नौज में। जब कन्नौज पहुंचती है तो फ्रेंड्स इसमें रामगंगा नदी मिलती है जो उत्तराखंड से निकलती है, ये दिख रही होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे प्रयागराज में। जब प्रयागराज में पहुंचेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आके प्रयागराज में एक यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो आपको ग्रीन कलर से इधर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ से निकलती है नदी, कौन सी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, वो आकर फ्रेंड्स प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, अब यमुना नदी की फ्रेंड्स 3 नदियां हैं जो इसकी सहायक हैं। एक फ्रेंड्स है चंबल, एक है बेतवा, एक है केन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ये सब आके यमुना में मिल जाती हैं, और यमुना नदी मिल जाती है प्रयागराज में जाके आपकी गंगा से। ठीक है, फिर गंगा नदी फ्रेंड्स आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती जब वहां पर पहुंचती है गाजीपुर में, तो गाजीपुर में फ्रेंड्स एक नदी और आके मिलती है जिसे हम बोलते हैं गोमती। ठीक है, और गोमती की बात करें तो फ्रेंड्स ये फुलहर झील पीलीभीत से निकली हुई है। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे चलेंगे तो छपरा पहुंचते हैं। जब छपरा पहुंचेंगे तो छपरा में फ्रेंड्स एक नदी मिलती है घाघरा, और घाघरा फ्रेंड्स जो है ये 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, एक काली, दूसरी कर्णाली, या फिर कह सकते हो शारदा या घाघरा। ठीक है, तो ये छपरा में आके मिलते हैं। फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे और चलेंगे, पहुंचेंगे पटना। जब पटना पहुंचेंगे तो इसमें फ्रेंड्स सोन नदी मिलेगी, जो आपके अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर थोड़ा आगे पहुंचिएगा, जब थोड़ा और आगे पहुंचेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर गंडक नदी मिलेगी गंगा में। ठीक है, कहाँ मिलेगी, गंडक नदी। फिर थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे फ्रेंड्स तो पहुंचेंगे हम कुर्सेला। ठीक है, कहाँ पहुंचेंगे, कुर्सेला। तो कुर्सेला में फ्रेंड्स ये आपकी कोसी नदी मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे हम आगे बात करेंगे तो आगे जब थोड़ा सा पहुंचेंगे हम फरक्का बैराज के पास, तो इसमें महानंदा मिलेगी। महानंदा फ्रेंड्स कहाँ से निकली है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा तो बात करेंगे फ्रेंड्स, जब आगे फरक्का बैराज से आगे पहुंचेंगे तो आगे फ्रेंड्स ये कहाँ पहुंचते हैं, हुगली में, जहां इससे फ्रेंड्स दामोदर नदी मिलती है, और ये इधर फ्रेंड्स फिर पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो फ्रेंड्स देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें भारत में इसकी कुल लंबाई केवल 2071 किलोमीटर है फ्रेंड्स, बाकी ये जो है बांग्लादेश में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए सतोपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी, ठीक है, जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियां फ्रेंड्स, एक तो है पिंडार नदी, दूसरी है मंदाकिनी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात बताई गई है, गौर कीजिएगा। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। फ्रेंड्स अलकनंदा से मिलने वाली नदियों का वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, उत्तराखंड से निकली हुई गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, एक हुगली और मुख्य धारा जो है फ्रेंड्स भागीरथी। कौन सी, हुगली, और मुख्य धारा जो है फ्रेंड्स वो है भागीरथी। ये बात ध्यान रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का पर 2 धाराओं में कौन सी धाराओं पर बटी हुई है ये। ठीक है, तो हुगली और भागीरथी याद रखना है आपको। अगर बात करें भागीरथी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है,
जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बहती हुई, फ्रेंड्स ये बहती लिखा हुआ है, बहती हुई यह पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस पद्मा को आप कह सकते हो भाई पहले गंगा हुई, ठीक है, पहले कौन सी हुई, गंगा हुई, फिर पहले नॉर्मल तो फ्रेंड्स भागीरथी थी, फिर गंगा का नाम लिया, फिर इसने पद्मा का नाम लिया। ठीक है, और फिर जैसे ब्रह्मपुत्र से ये मिलती है तो क्या हो जाता है, बांग्लादेश में फ्रेंड्स इसका नाम बदल जाता है और क्या होता है, जमुना कर दिया जाता है। ठीक है, से जाकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे तो ये एक ही संयुक्त रूप हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, और संयुक्त रूप से इसे एक और नाम दे दिया गया फ्रेंड्स, मेघना। ठीक है, क्या नाम दिया गया, मेघना। ठीक है, मेघना कहा जाता है, के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो मेघना के रूप में फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे यमुना नदी की। किसकी बात करेंगे, यमुना की। तो देखिए गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे बात करें यमुना, कोसी, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरयू, गंडक, ठीक है, रामगंगा। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है फ्रेंड्स वो यमुना है। ठीक है, जो उत्तराखंड के बंदरपुच चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पीछे फ्रेंड्स डायग्राम में मैंने बताया था, यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, इलाहाबाद जिसे बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, कालिंदी नदी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है कि किस नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है, तो याद रखना यमुना का है। देखिए यमुना नदी की बहुत सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन। इनका उद्गम स्थल भी फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको। ठीक है, आगे देखिएगा। बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम चंबल नदी की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, चंबल नदी की। तो जो चंबल नदी है, देखिए यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 985 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि चंबल की लंबाई कितनी है, तो 985 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे बेतवा नदी की। किसकी बात करेंगे, बेतवा की। तो देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। बेतवा कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तरी पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिलती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंड्स कोसी नदी की। तो देखिए यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर देखिए यह नदी पर आया अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह नदी अक्सर, ठीक है, क्या करती है फ्रेंड्स, अपना मार्ग जो है बदलती रहती है, उसी के कारण इसे जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से कौन सी नदी आनी जाती है, तो कोसी है। ठीक है, देखिए इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही हर साल देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में ये बहुत तबाही मचाती है। ठीक है, यह नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो बिहार के कटिहार में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे दामोदर नदी की। किसकी बात करेंगे, दामोदर नदी। तो देखिए झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ से, पश्चिम में बहते हुए। ठीक है, इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाढ़ का पता नहीं होता फ्रेंड्स कब आ जाए। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स गोमती की। ठीक है, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप याद रखेंगे कि इसका उद्गम जो होता है पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को हम फुलहर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुलहर झील। ठीक है, याद रखेंगे। यह नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम फ्रेंड्स मैदान से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स अब सोन नदी की। इसे भी समझ लेते हैं।
देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच का जल विभाजन करने का काम जो करती हैं वो फ्रेंड्स कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का जो कार्य करती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही गंगा की सहायक नदियों में घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी को के बाएं तरफ से आकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा मतलब जो गंडक नदी है ना, गंगा के बाएं तरफ से आकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तंत्र के बारे में बताया था, ये तीसरा तंत्र है। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र करा दिया है। तीसरे तंत्र के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से? मैंने आपको बताया तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां जो हैं, ये तीनों फ्रेंड्स जो है आपके तिब्बत के पठार मानसरोवर के पास से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पर्वत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसे तिब्बत के पठार समझिएगा। तो तिब्बत के पठार के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं और सांगपो का नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, अगर मैं बात करूं जैसे एक छोटे, तो देखिए चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो कहते हैं। कहाँ? तो चीन के तिब्बत पठार में सांगपो कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिहांग कहते हैं, मैंने नीचे आपको बता रखा है। ठीक है, असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश की बात करें तो जमुना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके 4 नाम हैं। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए जब यह नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। दोबारा समझ लेंगे फ्रेंड्स, एक छोटे से उसमें देखिए, चीन के तिब्बत पठार पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो चीन के तिब्बत पठार में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स, एपी में बात करें तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम घाटी में प्रवेश करती है फ्रेंड्स तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में फ्रेंड्स इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, पीछे बताया था मैंने। बांग्लादेश में ये गंगा या पद्मा के साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप फ्रेंड्स क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो उनको किस नाम से जानते हैं? तो मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है, एक प्रकार से कह सकते हो जो मेघना होती है वही करती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर फ्रेंड्स ये गिर जाती हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तीस्ता, कमेंग, मानस, दबांग, लोहित, बराक आदि फ्रेंड्स हैं। ठीक है, देखिए तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम से होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र से जाकर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि खून की नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो लोहित नदी को जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात मैंने पीछे आपको बताई थी। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स माजुली, वो स्थित है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ है? तो माजुली जो है आपका असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स, एक छोटा सा तंत्र और रह जाता है जो होता है आपका प्रायद्वीपीय तंत्र। तो इसमें भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी सी नदियाँ आती हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं
तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां पर्यावरण का अपवाह तंत्र रखती हैं, जिसके अंतर्गत नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी नदियां इसके अंदर आती हैं। ठीक है। अब देखिए बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही हैं। ठीक है। कौन सी है फ्रेंड्स? नर्मदा है, ताप्ती है और आपकी माही है। ये कौन से फ्रेंड्स जो अरब सागर में गिरती हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन करता है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो ध्यान रखना अरब में 3 नदियां इसके अंतर्गत गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। बात करेंगे फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये 3 नदियां फ्रेंड्स ऐसी हैं जो क्या होता है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स नर्मदा नदी की। किसकी बात करेंगे? नर्मदा नदी की। तो देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1300 किलोमीटर, फ्रेंड्स यहाँ पर 1300 है, ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा, 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। ठीक है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही याद रखना, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है। नर्मदा नदी की और सहायक नदियां हैं, जैसे संग, तवा आदि फ्रेंड्स जो हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ नर्मदा समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं फ्रेंड्स? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम ताप्ती नदी की। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिलती है। निकलती कहाँ से फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, आगे देखिएगा, बात करेंगे माही नदी की। ठीक है, किसकी फ्रेंड्स? माही नदी की। तो देखिए इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। किसका? तो माही नदी का उद्गम। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कहाँ एंटर करती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को फ्रेंड्स एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। देखिएगा फ्रेंड्स आगे। देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स अब गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछता है प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो गोदावरी है। ठीक है, ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र से निकलती है। और कौन से जिले से? तो याद रखना है आपको, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी फ्रेंड्स? तो पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता हैं और भी हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंड्स कृष्णा नदी की। कृष्णा के बारे में अगर बात करूं तो गौर कीजिएगा। देखिए बात करेंगे कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी की प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी फ्रेंड्स? तुंगभद्रा, कोयना। देखिए एक बात और गौर करना फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, मैंने हर चीज बताई है। जैसे देखो ऊपर मैंने बताया था गोदावरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ठीक है, कृष्णा नदी ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, महानदी की। तो देखिए महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ठीक है। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है, ठीक है। और यह नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए फ्रेंड्स महानदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां बात करें तो तेल नदी, जोक नदी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी, तेल नदी और जोक नदी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे कावेरी नदी, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, कावेरी नदी। तो देखिए कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ फ्रेंड्स, तो तिरुचिरापल्ली बंगाल के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां भी देख लेते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स अन्य महत्वपूर्ण नदियों में, तो लूनी नदी, किसकी, लूनी नदी। तो इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से, तो अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। कहाँ फ्रेंड्स, तो गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है सॉल्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लूनी नदी। फ्रेंड्स राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी में आती है, कौन सी, लूनी नदी। बात करेंगे फ्रेंड्स अगली नदी स्वर्णरेखा नदी। तो झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों नदियां ध्यान रखना। आगे देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे काली नदी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, काली नदी की। तो इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि शारदा नदी किस नदी को कहते हैं, तो काली गंगा को या काली नदी को कहते हैं, ठीक है। यह नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से फ्रेंड्स, हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए यह नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। यह नदी पूरब की ओर नेपाल और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काली नदी भी आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे पेन्नार नदी की। क्या, पेन्नार नदी की। तो देखिए पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए पेन्नार नदी की मैंने बताया आपको, ये भी एक प्रमुख नदी है। कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, मैंने एक बात बताई थी, बांग्लादेश में मेघना नदी को सुरमा नदी कहते हैं। कहाँ, तो बांग्लादेश में मेघना को ही सुरमा कहते हैं फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे एक बात देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर जितने भी नदियों से संबंधित तथ्य थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम प्रैक्टिस सेट की। आप देखिएगा कितने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इसे कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो बात करेंगे फ्रेंड्स एक छोटे से प्रैक्टिस सेट की। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 प्लस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखिएगा अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है तो कितने क्वेश्चन आप इसमें से सही कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ठीक है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर, तो फ्रेंड्स गौर करेंगे तो ऑप्शन है फ्रेंड्स इसके, व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका स्रोत जो है भारत से बाहर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गौर कीजिएगा, काराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, या फिर कैलाश पर्वतमाला से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है सिंध, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है,
ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग। तो फ्रेंड्स 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है या बदलते रहने के लिए जानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, कोसी, दामोदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड्स, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो फ्रेंड्स जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से निकलती है, ठीक है, या बाहर से निकलती है, ये बात ध्यान रखनी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सिंधु। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो देखिएगा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना। इनमें से जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी, यमुना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा गया है? इसका उत्तर फ्रेंड्स पीछे बता चुका हूं, आपको एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, चलिए कर लेते हैं। खुला नाला किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में उत्तर देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर मैंने पीछे गोदावरी बताया था। क्या बताया था? गोदावरी। चलिए अगला देख, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? 10 में फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, मांडवी, ताप्ती। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स महानदी जो है ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ठीक है, ये बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो फ्रेंड्स जो 11 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर जो होगा वो होगा गोदावरी। कहने का मतलब गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 12। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की वो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है गंडक, सोन, फुगली या फिर दामोदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा दामोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। ऑप्शन 2 दे दिए गए फ्रेंड्स इसमें महानदी में, तो जो उत्तर होगा 14 का वो होगा फ्रेंड्स कावेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है बेतमा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बेतमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, सतुंग हिमानी। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स जो 16 है इसका आंसर होगा शेषनाग झील। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तराई, जल विभाजक, दोआब, जल संभर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका उत्तर हो जाएगा दोआब। कहने का मतलब ऑप्शन जो होगा आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स 18 में ऑप्शन देखिएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सिपरक किस नदी की सहायक नदी है? सिपरक किस नदी की सहायक नदी है? तो 19 के ऑप्शन है फ्रेंड्स महानदी, नर्मदा, गोदावरी, चंबल नदी। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा 19 का वो चंबल नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहना चाहता है 20 सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पार्वती जोहिला, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 20 का जो आंसर हो जाएगा वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लूनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मेघना, जमुना, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिएगा जमुना, पद्मा, सांगपो, सरस्वती। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पद्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन है यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। तो जो 25 है फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? ऑप्शन है रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? 27 है फ्रेंड्स, ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? फ्रेंड्स ऑप्शन है 28 पे गौर कीजिएगा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो 28 का जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है सतलज, रावी, चनाव, व्यास। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सतलज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 भारत में यरलुंग जंगपोर नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगपोर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। फ्रेंड्स यदि आपने पूरा वीडियो देख रखा तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप देंगे। 30 क्वेश्चन और पूरा वीडियो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर दिया है आपको। यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स एक बार और देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।